हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चहेते चैनल साइड में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना के बारे में एक डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मतलब कैसे एक वाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास प्रिज्म। हम कैलकुलेट करेंगे कि एक ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए हम लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अब ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है एक्चुअली ये 3 डायमेंशनल फिगर है। हम हमेशा बुक में देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल शेप में रहता है, एक साइड से हमारा लाइट इंसिडेंट होता है, बट एक्चुअली इन रियल लाइफ दिस इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा प्रिज्म बनता कैसे है? ये जो हमारा प्रिज्म है पूरा का पूरा ग्लास मटेरियल का होगा और जो हमारे जो 3 साइड होंगे वो एक रेक्टेंगुलर साइड होंगे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, क्योंकि ये 3 रेक्टेंगल से सिंपली जुड़ा हुआ है। और एक इसके जो बाकी 2 साइड्स होंगे, यहाँ पे टोटल कितने साइड्स है, 1 2 3 4 5 साइड्स है। तो 3 साइड हमारा रेक्टेंगुलर होगा और बाकी 2 साइड्स हमारा ट्रायंगुलर होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हम लाइट फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं ग्लास प्रिज्म में, तो हम क्या करते हैं, किसी एक रेक्टेंगुलर साइड में हम लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। अब जब हम यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ एंटर कर रहा है, रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ एंटर कर रहा है। तो जब भी कभी हमें पता है कि कोई लाइट डेंसर से रेयर से डेंसर की तरफ मूव करता है तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है। तो यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है कि जब भी कोई वाइट लाइट, कोई भी सोर्स है जिससे हमें वाइट लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि सनलाइट हो गया, तो उसमें उससे क्या होगा, जब जब ये लाइट इसी किसी एक साइड पे इंसिडेंट होगा मेकिंग एन एंगल आई, तो उस टाइम क्या होगा, इसमें इस वाइट लाइट में या फिर इस इंसिडेंट रे में जितने भी कलर होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर होंगे, वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट फिनोमेना को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। कि व्हाइट लाइट है, इंसिडेंट हुआ हमारे प्रिज्म पे, रिफ्लेक्शन के बाद हमारा 7 कलर में ये स्प्लिट हो गया इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में, जो भी है इसके पास। वैसे जो व्हाइट लाइट होता है उसमें हमें पता है वो 7 कलर होता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे जो 7 कलर ऑब्जर्व किया था डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमेना का, वो थे हमारे आइंस्टाइन और न्यूटन। न्यूटन ने क्या किया, उसने पहले क्या हुआ कि यहाँ से व्हाइट लाइट हमारा स्प्लिट हुआ 7 कलर में। अब ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये इस मटेरियल से 7 कलर निकल रहा है या तो ये इस रेस से 7 कलर निकल रहा है, मतलब एक्चुअली बन रहा है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे दूसरा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस किया, जो था इससे इन्वर्टेड। ठीक है, यहाँ पे एक और ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब प्लेस किया उन्होंने। तब उन्होंने देखा कि ये जो व्हाइट लाइट है, ये जो 7 कलर है, वो फिर से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि ये जो 7 कलर है वो किस में प्रेजेंट है, ये हमारे इंसिडेंट रे में प्रेजेंट है। यहाँ तक ये तो समझ में आ गया होगा। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट हमें नहीं पता कि इसमें का 7 कलर है या नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, जब ये जैसे ग्लास प्रिज्म में एंटर कर रहा है ये 7 कलर में आ गया। अब ये भी हो सकता है कि ये जो 7 कलर है वो ग्लास प्रिज्म का कलर होगा, लेकिन अब यहाँ पे इसको वेरीफाई करने के लिए न्यूटन ने क्या किया, यहाँ पे दूसरा एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, सिमिलर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस किया। उसका पोजीशन इससे इन्वर्टेड था, उल्टा था। ठीक है। तो उस टाइम क्या हुआ, अब यहाँ पे जब ये 7 कलर दूसरे वाले रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में इंसिडेंट हुए तो ये दोबारा रिकम्बाइंड होकर किसमें कन्वर्ट हो गया, वो व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया। तो हेंस ही प्रूव दैट द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ अ 7 कलर। ये आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ पे डिस्पर्जन फिनोमेना होता क्यों है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एक कॉची फार्मूला होता है हमारा, जो कि होता है कि विच शोज द रिलेशन बिटवीन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ओके।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉशी रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हर एक कलर का वो अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ ऑफ दैट कलर। क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास 7 कलर है। अब 7 कलर का अलग अलग वेवलेंथ होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर कलर अलग अलग है तो वेवलेंथ भी अलग होगा। अब यहाँ पे कॉशी ये बताता है, कॉशी रिलेशन, कि किसी भी लाइट का अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है ना, अगर किसी भी लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल के लिए और उस लाइट के लिए कम होगा। मतलब कि ये जो हमारा ग्लास स्लैब है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लाइट के लिए कम होगा अगर उसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो, ठीक है ना। वैसे तो इसके लिए ये जो हमारा ग्लास स्लैब है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे कि हमारा 1.3 होता है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग कलर के लिए यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। अब यही वजह है कि यहाँ पे जो वाइट लाइट्स है वो अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि रेड लाइट के लिए क्या होगा, सबसे लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और हमें पता है कि जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना कम बेंडिंग होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है इन 7 कलर में से जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है वो किसका है, हमारा रेड का है। तो अगर रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस कलर के लिए क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो बेंडिंग क्या होगा, कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे देखते हैं वॉयलेट कलर। अब वॉयलेट कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होता है और जैसे यहाँ पे अगर वेवलेंथ कम हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे बेंडिंग बहुत ज़्यादा होगा। जहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये देखो, अब यहाँ पे अगर हम म्यू और वेवलेंथ के बीच में प्लॉट करें, ग्राफ प्लॉट करें, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ होगा डिक्रीजिंग, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, 1/λ², अगर हम बाकी टर्म्स को नेग्लेक्ट करते हैं λ4 λ6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा रिलेशन शो कर रहा है, द रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो ये हमारा हुआ डिस्पर्जन ऑफ लाइट फिनोमेना का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ मार्किंग कर लेते हैं इस ग्लास प्रिज्म में जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये वाला जो हमारा ग्लास स्लैब है एक्चुअली ये इस तरह से, अगर हम 3D में देखें तो इस तरह से, 2D में देखें तो इस तरह से। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ग्लास प्रिज्म के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे सपोज हमारा कोई लाइट रे है जो कि हमारा पी क्यू इंसिडेंट हुआ हमारे ग्लास स्लैब के साइड AB में, ओके। यहाँ इस सरफेस पे जैसे ही वो इंसिडेंट होगा मेकिंग एन एंगल आई, वो क्या होगा, तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई भी एक ही लाइट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, जैसे कि रेड हो गया या फिर लेज़र हो गया या फिर कोई भी ऐसा, इनमें से कोई भी एक कलर को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सपोज PQ कोई एक इंसिडेंट रे है, वो एंगल कितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ, आई पे। ये नॉर्मल हुआ हमारा, नॉर्मल हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो क्या हो रहा है कि ये एंगल आई है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, R1 बनेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये यहाँ से बेंडिंग हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या बेंडिंग होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करेगा तो वो किधर की तरफ बेंड होगा, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा क्या होगा, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जब लाइट एयर से ग्लास में मतलब डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ पे फिर से क्या होगा कि जो हमारा डेंसर मीडियम से दोबारा जो लाइट है वो रेयर मीडियम में इमर्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हुआ, इस इंसिडेंट की लाइट की वजह से ये रिफ्लेक्ट हुआ। अब यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इमर्ज होगा यहाँ पे, तो ये हमारा इमर्जेंट रे होगा, ये हमारा इंसिडेंट रे होगा और ये क्या हुआ हमारा, ये रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो ये जो हमारा एंगल है, एंगल R2 होगा। यहाँ से सपोज जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और इस सरफेस पे एंटर किया, ठीक है, इस इंटरफेस पे, तो सपोज उस इंटरफेस पे जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, R2, ओके। और यहाँ पे जब वो इमर्ज होगा तो जब इमर्ज होगा तो वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा जो कि होगा हमारा इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है ना।
तो यहाँ पे एंगल ऑफ आई आई यहाँ पे समझ में आ गया आपको, R1 क्या है वो समझ में आ गया, R2 क्या है, E क्या है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म समझने वाले हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है कि अगर सपोज हमारा ये जो हमारा इंसिडेंट लाइट है, जाना तो उसको एक्चुअली स्ट्रेट जाना चाहिए था, यहाँ ये सीधा ना, लेकिन अब क्या हो रहा है, जब ये ग्लास में एंटर करेगा और ग्लास से फिर से बाहर एयर की तरफ एंटर करेगा, तो लाइट बेंडिंग, कंटिन्यूसली बेंडिंग हो रहा है। तो जो हमारा इंसिडेंट इनिशियल जो पाथ है लाइट का, ठीक है, और जो फाइनल पाथ है लाइट का, उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कि लाइट कितना डेविएट हो रहा है, जो इनिशियल लाइट रे होता है और जो फाइनल लाइट रे है, ठीक है, उन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा डेविएशन हो रहा है। हम ये रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट रे के बीच में हम वो एंगल ऑफ डेविएशन ही निकालेंगे, हम एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे द एंगल बिटवीन द इनिशियल इंसिडेंट रे एंड द फाइनल इमर्जेंट रे। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारा होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब कि अगर सपोज लाइट BC और AB इनके बीच में अगर रिफ्रैक्शन हो रहा होता तो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल क्या होता, B होता। लेकिन यहाँ पे प्रिज्म एंगल हमारा क्या होगा, A होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कौन कौन से साइड्स के बीच में हो रहा है, AB और AC के थ्रू हमारा लाइट रिफ्रैक्ट हो रहा है। ये आपको ये पूरा डायग्राम यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे इस ग्लास प्रिज्म का, यूजिंग द इफ वी नो द वैल्यू ऑफ एंगल, इंसिडेंट एंगल एंड द मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब मिनिमम डेविएशन एंगल होता क्या है उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स यूज होगा जो कि हमें हेल्पफुल होगा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने में। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, क्या नाम है, AQNR, AQNR। अब हमें पता है कि जो AQN है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये सरफेस है हमारा, ये नॉर्मल है और नॉर्मल हमेशा कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। सिमिलरली जो एंगल ARN है, हम ये क्वाड्रिलेटर के बारे में बात कर रहे हैं, QNRA। ठीक है, अब इसमें जो हमारा ARN है वो कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये भी हमारा नॉर्मल है और नॉर्मल से हम सरफेस कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो बचा कौन कौन से एंगल, ये हमारा बचा है QNR और एंगल A। ठीक है, और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, और ट्रायंगल में कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें दो एंगल मिल गया है, 90 90, तो कितना हुआ 180 डिग्री। बचा कितना, 360 में से 180, अगर हम 180 सब्ट्रैक्ट करें तो 180 है ना, तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि एंगल A प्लस एंगल QNR कितने के बराबर हो गया, 180 डिग्री। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब एंगल QNR में देखते हैं, यहाँ पे QNR, तो एंगल QNR में क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगल QNR में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास तीन एंगल है, एक R1 है, एक R2 है और तीसरा कौन सा है, QNR है। तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि जो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस एंगल QNR, दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर है आपको? अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 किसके बराबर होगा, एंगल A के बराबर होगा कि नहीं। यहाँ पे अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को, ठीक है, ये हमारा ये भी 180 डिग्री के बराबर है, इन दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर, मतलब कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होने की वजह से ये जो एंगल है QNR दोनों से कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, क्या निकलेगा हमारा,
R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ए। यहाँ पे एंगल ए को हम ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब डेविएशन होगा तो टोटल डेविएशन इज द सम ऑफ डेविएशन ऑफ टू फेसेस। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे डेविएशन कहाँ कहाँ हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो पहला जो डेविएशन था वो इस सरफेस, इस इंटरफेस पे हो रहा था। तो यहाँ ये जो हमारा डेविएशन है यहाँ, ये कितना होगा, टोटल हमारा ये है कितना, आई, एंगल आई, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं। तो ये जो पूरा एंगल होगा ये कितना होगा, ये होगा आई। लेकिन हमारा जो डेविएशन हो रहा है वो सिर्फ इतना वाला हिस्सा हो रहा है। तो मतलब टोटल आई में से R1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें डेविएशन मिलेगा फर्स्ट इंटरफेस का, ठीक है ना। मतलब इतना जो है हमारा वो पहला डेविएशन मिलेगा। अब डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है इस इंटरफेस पे कितना डेविएशन होगा वो हम पता करेंगे यहाँ से। ये जो तुम्हारा टोटल जो एंगल है वो कितना ई है, राइट। ये जो टोटल एंगल है हमारा वो कितना है, ई है। लेकिन हमारा जो डेविएशन हो रहा है वो सिर्फ इतना, ये वाला हिस्से में हो रहा है, ये वाला हिस्से में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें सिर्फ ये वाला हिस्सा निकालना है तो हमें टोटल ई में से R2 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, है कि नहीं। तो हमारे जो टोटल डेविएशन होगा वो होगा I माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। क्लियर है आपको यहाँ पे, यहाँ तक। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे जो पहला डेविएशन हो रहा है हमारा वो इस इंटरफेस पे हो रहा है, वो कितना हो रहा है, ये इतना वाला जो हिस्सा है वो ये डेविएशन है। इतना हिस्सा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमें टोटल हिस्से में से R1 का सब्ट्रैक्ट करना है। तो टोटल हिस्सा कितना हुआ, I1 हुआ। क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर है। तो ये हमारा I1 है, I1 में से R1 सब्ट्रैक्ट, I में से R1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा पहला डेविएशन निकल जाएगा। दूसरा डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एंगल ई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये भी एंगल ई होगा। टोटल इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का। और हमें सिर्फ इतने पोर्शन का अगर निकालना है क्योंकि यही है हमारा डेविएशन एट द सेकंड इंटरफेस। तो अगर इतना पोर्शन निकालना है तो टोटल ई में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये तो समझ में आ गया होगा। तो जब हमें टोटल डेविएशन निकालना है तो दोनों की वजह से, ठीक है, दोनों इंटरफेस की वजह से, तो टोटल क्या हो जाएगा हमारा, I माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। क्लियर है यहाँ पे आपको। तो ये होगा हमारा डेविएशन, कितना डेविएशन, डेल्टा इज इक्वल्स टू I माइनस R1 प्लस ई माइनस R। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा अब तक। अब क्या होगा यहाँ पे, ये जो हमारा टोटल होगा वो कितना होगा, I प्लस ई प्लस ए माइनस ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस होगा R1 प्लस R2। तो यहाँ पे R1 प्लस R2 के बदले ए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा डेविएशन कितना आ जाएगा, I प्लस ई माइनस ए। मतलब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, R1 और R2 की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो टोटल मिनिमम डेविएशन निकाल रहे हैं वो किसके किसके टर्म में निकाल रहे हैं, I, E और ए के बीच में। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अंदर वाले एंगल्स को तो मेजर कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। कोई हमारे डिवाइस होगा नहीं जो अंदर वाले एंगल्स को मेजर कर सके। तो हमारे लिए इजी क्या होगा कि हम ये एंगल निकालें I, ये एंगल निकालना है हमें, और क्या निकालना है, ए निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमने एंगल ऑफ डेविएशन किसके किसके, तीनों क्वांटिटी के अकॉर्डिंग निकाला है, I, E एंड A। ओके। अब यहाँ पे हम वो मिनिमम डेविएशन किसे कहते हैं। मिनिमम डेविएशन में क्या है कि हमने क्या किया, शुरू में एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने इंक्रीज किया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, डेविएशन डिक्रीज होगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सपोज इतना एंगल था शुरू में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेविएशन क्या होगा, कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे हैं तो डेविएशन भी क्या हो रहा है, डेविएशन हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब एंगल आई एंगल ई के बराबर होगा, ठीक है ना। जब ये वाला जो आई है और जो ये एंगल ई है वो इक्वल हो जाएगा। जब वो इक्वल होगा तो वो किस कंडीशन को अचीव कर लेंगे, मिनिमम डेविएशन कंडीशन को वो अचीव कर लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर हम फर्दर इस एंगल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को फर्दर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, अब डेविएशन फिर से क्या होगा, डेविएशन हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। एक मिनिमम डेविएशन आया,
फिर और ज़्यादा फिर से डेविएशन होना शुरू कर दिया। मतलब कि यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज कर रहे हैं। अब एक बार ऐसा टाइम आया कि एंगल आई एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर हो गया। फिर और फर्दर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज किया, तो क्या होगा, फिर से जो डेविएशन है वो क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? तो अगर हम यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। पहले वो एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज होगा विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड देन अगेन इट विल इंक्रीज। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब मिनिमम डेविएशन कंडीशन होता है तो डेल्टा जो होगा डेविएशन वो किसके इक्वल होगा, डीएम के इक्वल होगा। ठीक है ना, डीएम हमारा हुआ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। उस टाइम में एंगल आई किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होगा। और यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि R1 इक्वल होगा हमारा R2 के। ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे है और यहाँ पे R2 है, वो दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ से हम जो हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज को, डेल्टा के बदले में क्या रखेंगे, डीएफ रखते हैं। आई और ई हमारा इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई प्लस आई, मतलब कि 2i है कि नहीं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2i माइनस ए इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये समझ में गया। अब यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करेंगे आई निकालने के लिए, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ जाएगा, ए प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट किया, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम कैलकुलेट करेंगे एंगल ऑफ, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक और चीज यहाँ पे हमारा R1 और R2 क्या हो रहा है, इक्वल है। इसमें क्या हो रहा है, R1 और R2 इक्वल है। और यहाँ पे अगर R1 और R2 को इक्वल करें इस इक्वेशन में R1 और R2 को इक्वल करें R के बराबर, तो हमारा R कितना हो जाएगा, A/2। मतलब R1 को लिख सकते हैं हम A/2 R1 प्लस R1, क्योंकि R2 R1 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे R1 प्लस R1 इज इक्वल्स टू A। तो 2R1 इज इक्वल्स टू A, देन R1 इज इक्वल्स टू A/2, राइट। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कितना आ गया, A/2। अब हम सिंपली स्नेल्स लॉ लगाएंगे किस इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे, AB इंटरफेस पे। अगर हम AB इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते तो हमें पता है कि एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम साइन आई दैट इज साइन आई अपॉन साइन R1 इज इक्वल्स टू म्यू लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब साइन आई के बदले क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे हम ये a प्लस DM/2, राइट। अब नीचे जो हमारा है वो ये है हमारा एंगल साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कितने डिग्री पे हो रहा है, वो हमारा A/2 एंगल पे हो रहा है। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, A/2। और ये किस कंडीशन में है, ये हमारा एंगल मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में हम सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना। हम स्पेक्ट्रोमीटर से एक्चुअली हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लैब में हमारे एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है, हम क्या करते हैं, प्रिज्म में हम अलग अलग एंगल पे इमर्जेंट रे को हम कैलकुलेट करते हैं, इमर्जेंट एंगल को, फिर और फर्दर इंक्रीज करते हैं, तो वो क्या होगा, फिर से हमारा एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्पेक्ट्रोमीटर से मिनिमम डेविएशन का एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि आप यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे जो टोटल है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, दैट इज N2/N1। ओके, अब यहाँ पे N21 कितना होगा, ये हमारा आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इतना, ये हमारा, यही हमारा एक्चुअली में फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब हमारा एंगल A बहुत ही छोटा है, मतलब प्रिज्म एंगल हमारा क्या हो रहा है, बहुत ही छोटा है। अगर हमारा प्रिज्म एंगल बहुत छोटा है तो क्या होगा, हम
हमें पता है कि अगर साइन थीटा में जो अगर थीटा बहुत छोटा है तो हम क्या क्या ले सकते हैं, साइन थीटा को थीटा के बराबर ले सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम a प्लस डी एम बाई टू साइन को हम क्या ले सकते हैं, सिंपली a प्लस डी एम अपॉन टू। सिमिलरली यहाँ पे a बाई टू को भी क्या ले सकते हैं, साइन a बाई टू को a बाई टू। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, डी एम इज इक्वल्स टू एन टू वन माइनस वन इंटू ए। ठीक है ना, तो ये कब किस केस में, जब हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ही पतला हो, मतलब कि ये जो हमारा एंगल है, कहाँ गया, ये एंगल है हमारा, ये बहुत ही पतला होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा थिन प्रिज्म है वो ज़्यादा डेविएट नहीं करता लाइट को। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।